नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विराट राठौर है और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स के अंदर हमारा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक। इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा यूनिट, दूसरा टॉपिक है हमारा डायमेंशन, और तीसरा है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, और चौथा है हमारा एरर। यार ये चैप्टर एक फिजिक्स का एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जिसे तुम्हें सबसे पहले आना ही चाहिए। मतलब इसी चैप्टर की मदद से तुम्हारा पूरा 11th-12th जितना भी तुम्हारा कंसेप्ट होगा सारा इसी पे ही बेस रहेगा। तुम्हें अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई भी डायमेंशन निकालना है, तो तुम्हें ये चैप्टर एकदम अच्छे से आना चाहिए। और ये चैप्टर जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में अच्छे से पूछा जाता है। और इस चैप्टर की मदद से तुम अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीख जाओगे कि कैसे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 विकल्प हैं, तो तुम्हें यूनिट एंड मेजरमेंट की मदद से तुम उसके पता लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन गलत होगा, और उसकी मदद से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे यूनिट क्यों क्या कहते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ती है। यूनिट्स जो हमारी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी में काम आती है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेजर कर सकें या जिसे भी हम डिस्क्राइब कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, उसे तुम कैसे बताओगे कि वो डिस्टेंस कितना है, कितनी उसकी लेंथ है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, तो तुम उसे मीटर में डिफाइन करोगे। या कोई मतलब वाटर बॉटल है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है, तो तुम्हें बताना है कि ये पानी कितना है, तो तुम उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाँ ये इतना लीटर पानी है। और जैसे कि कोई फोर्स लगा रहा है या कोई भी जैसे वेलोसिटी, ये सब होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम डिस्क्राइब कर सकें, जिसे हम बता सकें। और उसकी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड जो होता है उसको हम कहते हैं यूनिट। अगर मान लीजिए जैसे कि 2 लीटर पानी रखा है वो तुम्हारे पास, तो उसके अंदर क्या कह रहे हो कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी तो है हमारी वाटर, पर तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो कि कितना है ये पानी हमारे पास 2 लीटर है, तो यूनिट हो जाएगी हमारी उसकी 2। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजर कर सके या उसको डिस्क्राइब कर सके। पर फिजिकल क्वांटिटी में मान लीजिए क्या क्या आता है, जैसे कि वाटर, लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी जो भी रहती है वो सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी में आती है। फोर्स पर जिन्हें हम डिस्क्राइब कर सकें, जिनको हम लिख सकें कि ये कितना मैग्नीट्यूड होगा। पर जैसे कि मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या नहीं होती, हम इसके बारे में जानते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं होती जिनके बारे में बस हम अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि आज मुझे लगता है कि आज मेरा पेट खराब होने वाला है, कि मेरा पेट कितनी तेज़ से ख़राब होगा, हम ये इसका अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे फीवर आया, तो तुम क्या बताओगे कि यार मुझे फीवर आया है, तो तुम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि यार मुझे कितना फीवर आया है। तो वैसी जो क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, उसे हम नहीं लिख सकते। जैसे फीवर का चाहे वो कितना ही चाहे उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर मतलब हमारी टेम्परेचर जो होती है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, पर फीवर हमारा जो होता है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आता है। उम्मीद करता हूँ तुम समझे होगे इसको कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फ़र्क करना। जैसे प्यार होता है, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार करते हैं, तो तुम उसे कह सकते हो कि यार वो कितना प्यार करते हो, तुम उसे नाप नहीं सकते हो वो प्यार को। या किसी से मत कुछ भी होता है, उनको फीलिंग्स जो होती हैं, फीलिंग्स उनको फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको बस मेजर कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमारी होती है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है हम ये समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो किसी भी एक और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि लेंथ होता है, अब ये मीटर है, ये अपना अकेला ही रहता है, मीटर हमारा अकेला भाई है। मतलब ये ना तो अगर इसके अंदर तुम मीटर के अंदर तुम लीटर तो ऐड नहीं कर सकते हो ना, कि कैसे होगा वो लीटर के अंदर मीटर तो ऐड होगा ही नहीं, कि मीटर प्लस किलोग्राम तो कुछ होगा नहीं। और जैसे मास हो गया, ये भी एक अपनी अलग क्वांटिटी है। वैसे मास को तुम डिफाइन कर रहे हो किलोग्राम में, टाइम को तुम सेकंड में कर रहे हो, तो तुम देख रहे होगे कि इन सब क्वांटिटी के अंदर ये सब अकेले हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। और ड्राइव यूनिट हमारी होती है जो किसी पे डिपेंड करे, जैसे कि हमारी डेंसिटी। जो ड्राइव यूनिट का मतलब जो हमारी
फिजिकल क्वांटिटी पे जो डिपेंड मतलब एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे जो डिपेंड करे, मतलब डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, जो एक क्वांटिटी से ज़्यादा मिलके बनी होती है, उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब भी तुम ये समझ सकते हो कि मतलब किसी से वो ड्राइव हुई है, मतलब कहीं से वो आई है, मिलजुल के वो आई है। जैसे वेलोसिटी तो तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, तुम उसको डिस्टेंस में डिफाइन नहीं कर सकते, तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा डिस्टेंस, कि हाँ डिस्टेंस तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ मीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर, इंच के अंदर, फुट के अंदर, पर वेलोसिटी को तुम कैसे डिफाइन करोगे? वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को जाना है और ये कितने टाइम में जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन को जैसे हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम एक्सीलरेशन कहते हैं, तो ये भी हमारा जो हो गया ड्राइव यूनिट में आता है। जैसे एरिया, अब ये भी होता है कि एरिया क्या हो रहा है कि ये इधर भी मीटर है और इधर भी मीटर है, मतलब ये मीटर स्क्वायर, हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये मीटर स्क्वायर से आएगा। पर ये भी तो है ना, अभी तुम ये बोलोगे ये ड्राइव यूनिट में कैसे आया, कि यार ये इस वाली क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड कर रहा है, कि मान लीजिए ये m बढ़ा तो एरिया भी तो हमारा बढ़ेगा, तो उसे हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। वैसे ही फोर्स, वर्क एनर्जी, करंट डेंसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सारी हमारी ड्राइव यूनिट में आती है। और इनको और ये जो रहते हैं हमारे, इनको हम इनसे मेजर करते हैं। और जैसे मैंने मान लो कि मैंने वेलोसिटी लिखी कि डिस्टेंस अपॉन मीटर अपॉन सेकंड में मैंने लिख रहा हूँ कि ये हो गया हमारा, कि ये हमारी हो गई यूनिट, कि ये इस यूनिट से हमारी वेलोसिटी है जाएगी, और हमको ये नहीं पता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। कि मान लीजिए कि मैंने लिखा कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये जो हमारी रहेगी, इसका हमको क्या ये बता रहा है, ये हमको मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसे हम कहेंगे यूनिट, कि हाँ यार ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये कोई भी कार जैसे तुम ट्रैवल करते हो, कोई भी बाईसाइकिल ट्रैवल करते हो, तो उससे हमको पता लगता है कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, और इसे हम कहते हैं उसकी यूनिट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं उसकी मैग्नीट्यूड। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, मतलब अब देखो जैसे किलोमीटर रहता है, अभी मीटर रहता है। अभी क्या किया हुआ है, मतलब कि जब जैसे ही तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें वो डिफाइन करेगा कि तुमको किलोमीटर या मीटर में डिफाइन करना है, तो उसके लिए 4 सिस्टम बनाए गए हैं। तो जिसका पहला सिस्टम होता है हमारा CGS सिस्टम, जिसका मतलब होता है C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। मतलब अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए और तुम्हें बोला गया हो कि यार CGS सिस्टम में हमको आंसर चाहिए, तो तुमको ये वाले सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तुमको किलोग्राम है तो तुमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाउंड होगा तो तुम्हें ग्राम में करना पड़ेगा, किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, और कोई हावर है या कोई डेज है और उनको तुमको सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर देना होगा। CGS सिस्टम का मतलब होता है ये। और इसे हम मेनली साइंटिफिक वर्क के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देखोगे सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, ग्राम भी बहुत छोटा होता है, और सेकंड भी बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इसको साइंटिफिक वर्क के अंदर यूज़ करते हैं। तो क्योंकि इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी क्योंकि साइंटिस्ट क्या चाहते हैं यार, वो चाहते हैं कि यार उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनका एक्यूरेसी है, वो एकदम अच्छे से हो। तो वो एकदम मिनिमम चाहते हैं कि उनकी वैल्यू अच्छे से आए, तो वो उनको सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर से कम होता है, तो इसलिए वो अच्छे से, ताकि उसको डिफाइन कर पाए, इसलिए उसको CGS सिस्टम में भी हम कहते हैं कि वो साइंटिफिक वर्क के लिए काम आती है। और FPS के अंदर क्या रहता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड, जिसके अंदर F होता है हमारा फुट, P होता है पाउंड, S होता है हमारा सेकंड। ओके, और ये ब्रिटिश यूनिट के सिस्टम में आता है। और हमारा होता है एक सबसे मेन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम के अंदर M होता है हमारा मीटर, K होता है हमारा किलोग्राम, S होता है हमारा सेकंड। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया जाए CGS सिस्टम या कोई भी सिस्टम या SI सिस्टम दिया जाए, तो तुमको इसी रूल के मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड के ही हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ऐसा नहीं है कि तुम MKS सिस्टम गिवन है और तुमको आंसर तुमने दे दिया SI यूनिट में, CGS सिस्टम में दे दिया, तो वैसा नहीं चलेगा। ऑप्शन तुम्हारे दोनों होंगे, पर तुम्हें देखना होगा कि उन्होंने क्या पूछा है। अगर मान लीजिए कि तुमको ऐसा गिवन नहीं है, कि MKS सिस्टम गिवन नहीं है, तो तुम ये देखना कि जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है और उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी क्या यूनिट है, उस यूनिट के हिसाब से तुम्हें आंसर देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे हम SI यूनिट्स भी कहते हैं। तुमने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर होता है कि SI यूनिट
से ही मोस्ट प्रॉब्लम फिजिक्स के सोल्व होते हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम कुछ नहीं है, बस बेसिकली एमकेएस सिस्टम का एक बेटर वर्जन है, मतलब उसको बस एक अच्छे से और इलेबोरेट करके इन्होंने डिफाइन किया है। ऐसा यूनिट पूरे इंटरनेशनली यूज़ होता है, इसलिए मतलब वो एमकेएस सिस्टम का थोड़ा सा बड़ा वर्जन होता है। और इसके अंदर 7 बेस यूनिट्स आती हैं और 2 एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये 7 चेंज नहीं होती है, और इनको तुम 7 जो ये बेस यूनिट्स है तुम्हें इनको याद होना चाहिए कि अगर तुमसे पूछा जाए कि यार ऐसे यूनिट्स क्या रहेगी तो तुमको ये याद होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं इस टेबल पे ऐसे यूनिट्स कि जैसे कि ऐसा यूनिट लेंथ ऑफ ऐसे लेंथ की ऐसे यूनिट होती है हमारी मीटर, जिसे हम एम से भी डिनोट करते हैं। मास की होती है हमारी किलोग्राम, और इसको केजी से डिनोट करते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा यूनिट में आंसर निकालना है तुम्हें, तो तुम्हें मीटर किलोग्राम का ही यूज़ करना है। तुम्हें मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज़ नहीं करना है, किलोग्राम की जगह ग्राम यूज़ नहीं करना है। और टाइम जैसे इन्होंने सेकंड पे डिफाइन रहता है, इलेक्ट्रिक करंट को तुम एम्पियर पे, ये तुम आगे पढ़ोगे 12th के अंदर। टेम्परेचर जैसे केल्विन में होता है, तो ये याद रखना कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर तुम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो केल्विन के अंदर ही तुमको जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसी के हिसाब से तुम्हें सोल्व करने होते हैं। ये स्टैंडर्ड रहता है और इंटरनेशनली यूज रहता है। ये जो भी रहता है हमारा ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड रहता है हम हमेशा, और इसी की मदद से तुम्हारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं 7 को तुमको ये ऑन हैंड टिप्स तुमको ये याद होना चाहिए कि लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, और ये सारे सिंबल भी तुम्हें याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो 2 यूनिट्स देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है रेडियन। अब रेडियन को हमने डिफाइन किया होता है, जैसे कि तुमने मैथ में देखा होगा कि यार कि हमें कोई भी एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो ये जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं, ये हम रेडियन में निकालते हैं। इसको जैसे कि अगर तुमको पूछा गया कि ऐसा यूनिट निकालो तो तुम्हें रेडियन में ही ये एंगल निकालना होगा। और इसका फॉर्मूला हमारा होता है कि जैसे कि ये हमारा है, इधर डायग्राम में देखोगे तो ये अगर हम इसको आर कंसिडर करें और इसको हम ds कंसिडर करें, इस लेंथ को, ये वाला लेंथ नहीं है, ये वाला लेंथ है, ये याद रखना कि ये वाला लेंथ है, ये ds बाय डी हमको r करना पड़ेगा तो हमारा d थीटा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक सर्कल है और तुम्हें बताना है कि यार ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल ऐसे हो गया, या सेमी सर्कल मैं ले लूँ तो ये एंगल इतना हो गया, ये थीटा हो गया। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दूँ, मैं इधर एक्सटेंड कर दूँ, मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ, मैं इसे बना दूँ एक हाफ सेमी सर्कल बना दूँ, तो इसका एंगल कैसे बनाएंगे हम कि यार हमको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है। और अगर ये हाफ है हमारा तो इसके लिए हाफ हो जाएगा और हम डिवाइड कर देंगे r से, तो हमारा ये एंगल जो होगा वो आ जाएगा पाई रेडियन। तो ये हमारा इंटरनेशनली यूज़ होता है स्पेसिफिक, ये याद रखना कि रेडियन से ही हम सारे थीटा जो होते हैं वो डिनोट करते हैं। वैसे ही एक होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता पर इसके बारे में भी जानना एक ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिजिक्स के एक आगे कॉन्सेप्ट पे जब तुम 12th पढ़ोगे, ये गोस लॉ के अंदर पढ़ोगे तो तुम्हें ये काम आएगा। इसका मतलब होता है एक 3D अगर फिगर है तुम्हारे पास, 3D स्फीयर है और उसका तुम एंगल निकाल रहे हो, जैसे तुम इसको कंसीडर कर देख सकते हो कि ये 3D जैसा तुमको दिख रहा होगा कि यार ये ऐसे है और हमने इसको ऐसे काट दिया है, ऐसा लाइक तुम्हारा बर्थडे कैप जो होता है, तुम्हारा बर्थडे या कोई भी कौन जो होता है वो ऐसे ही तो होता है कि यार वो 3D रहता है, अंदर से वो खाली रहता है और ये कोई एंगल सस्टेन कर रहा होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, जो हमारा डिस्टेंस भी डिफाइन होता है, पर इसको भी हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं, जिसका रहता है हमारा, हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि यार अगर हमसे पूछे कि यार ये एंगल कितना है, ये स्टी रेडियन कितना है, तो तुम बताओगे कि डी ओमेगा हमारा हो जाएगा DA/r²। उसी की तरह पहले की तरह हमको लेना है ये वाला एरिया, ना कि तुम कभी ये एक प्लेन का एरिया ले लो, जो ये कर्व्ड पाथ है हमारा उसका एरिया तुमको लेना होगा। ये तुम्हारा गॉस लॉ के अंदर आएगा, फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स पार्ट में जब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो तुम्हारा ये आएगा। इसको बस तुम्हें याद होना चाहिए, ये कभी भी आ सकता है, ये काम पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है पर ये काम पे आ सकता है तुम्हें। तो चलिए यूनिट्स के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। और डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमको निकालनी है। डायमेंशन क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का।
यार इससे तुम जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ना, हमारे जितने भी साइंटिस्ट ने फॉर्मूले बनाए हैं ना, वो सारे डायमेंशन की मदद से ही बनाए हैं। अगर वो डायमेंशनली ठीक नहीं है तो वो फॉर्मूला भी गलत है। मान लीजिए कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया और उसके तुम्हें ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, और कोई भी जैसे तुम्हें कोई फोर्स निकालना है और वो कोई भी मतलब तुम्हें दे दिया, किसी भी डिपेंड कर रहा है वो, जैसे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, या डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको तुम वो देख के कि हाँ यार इन सब का डायमेंशन जो होगा ना, अगर इसका डायमेंशन 4 के डायमेंशन के इक्वल है तो ही ये इक्वेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। वो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सारे फिजिक्स के अंदर। जितने भी हम फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ निकाल रहे होते हैं, वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, टाइम निकाल रहे होते हैं, फोर्स निकाल रहे होते हैं, विस्कोसिटी निकाल रहे होते हैं, कुछ भी हम निकालते हैं, तो यार डायमेंशन का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे लिए। तो इसके बारे में सबसे अच्छे से जान लेना, इससे तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं सोल्व हो जाते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें गिवन है तो तुम उसका डायमेंशन चेक करो और उसके इक्वेट करोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि यार ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं कि डायमेंशन क्या होते हैं। देखो डायमेंशन क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बस पावर होते हैं। कि मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमारा मेनली क्या रहता है, मीटर, टाइम। जैसे इसमें देखो मीटर पे है, लेंथ पे की जैसे कोई ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर मान लीजिए कि तुम्हें कुछ भी निकालना है, जैसे फोर्स निकालना है। यार मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो यार मुझे ये नहीं पता कि यार इसका डायमेंशन ये क्या रहेंगे, कि यार ये मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि फोर्स का निकालना है कि यार हमको पता है अब यार फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, इन सब के डायमेंशन जो है एम ए के, और हमको ए का भी पता है, डायमेंशन पता है। डायमेंशन का मतलब वही होता है जिससे हम डिफाइन कर सकें। वो डायमेंशन भी हम ड्राइव यूनिट में कहते हैं उसे। तो ये ड्राइव यूनिट तो हो गई नहीं हमारी कि यार मैं ये मास पे डिपेंड हो रहा है, लेंथ पे डिपेंड हो रहा है, टाइम पे डिपेंड हो रहा है, पर हमको ये पता होना चाहिए कि यार ये कितने से डिपेंड हो रहा है, कि ये इसके स्क्वायर से डिपेंड हो रहा है, या एक ही मल्टीपल से हो रहा है, या मतलब डबल से बढ़ रहा है, या कैसे बढ़ रहा है। ये हमको डिफाइन करता है डायमेंशन फॉर्मूला, हमको ये डिफाइन करता है। तो बच्चों कोई भी अगर क्वेश्चन तुम पे आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना फिजिक्स के अंदर, और तुम्हारे मोस्टली अगर तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं जेईई मेन में जाके या जेईई एडवांस में जाके, तुमको जेईई एडवांस में भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी की मदद से यार तुम्हारा मोस्टली क्वेश्चन जो होता है सोल्व हो जाता है। कैसे यार, अगर इसके डायमेंशन तुम्हारे ठीक नहीं है, मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी तुमको निकालनी है, कोई भी एक्स क्वांटिटी तुमको निकालनी है, और वो डायमेंशन वो सूट नहीं कर रहा है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है मान लीजिए तुम्हें, और अगर वो कोफिशिएंट विस्कोसिटी का डायमेंशन नहीं आ रहा है उसके अंदर, ऑप्शन के अंदर, तो वो ऑप्शन गलत होगा। हमेशा डायमेंशन से ही मतलब तुम प्रोसीड करना कि यार सबसे पहले अगर तुमको कोई बोला जाए कि यार एक फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है, तो तुम सबसे पहले उसका क्या करना, डायमेंशन चेक करना कि यार ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मैं तुमको बोलूँ कि यार प्रेशर है हमारा, हमको पता है यार प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि यार ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो और किसी पे डिपेंड तो करेगा नहीं है। तो यार हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन उठा के इसके डायमेंशन से इक्वेट कर देंगे, और जो हमारा ये आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रेशर, और उसका हमारा मिल जाएगा फॉर्मूला। इसका यूज़ हम देखते हैं आगे अच्छी तरह से। मुझे पता है तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, पर आगे हम अच्छे से इसके एग्जाम्पल देखेंगे, और मैं श्योर कर रहा हूँ तुम्हें कि यार ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तुम्हें आना ही चाहिए यार। कोई भी फिजिक्स के अंदर तुम्हें कोई भी फॉर्मूला निकालना है तो सबसे ज़्यादा मदद यही करने वाला है। कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट करना है तुम्हें जेईई मेन के अंदर, जेईई मेन में तुम्हारा कोई क्वेश्चन फंस गया है, मान लीजिए जेईई एडवांस का कोई क्वेश्चन फंस गया है, तो इसकी मदद से तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चांस इन आईआईटी विल बी गेट इंक्रीज्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम मतलब हम निकाल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फोर्स। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारा फोर्स है, हमको पता है यार फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, क्योंकि हमको पता है यार कि ये न्यूटन होता है, मतलब कितना भी न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो यार हमको इसका वो निकालना है, अभी इसका डायमेंशन निकालना है। हमको पता है यार मास फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास क्या होता है, मास का हमारा डायमेंशन होता है एम, एक्सेलरेशन का हमारा होता है, हाँ एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम स्क्वायर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम मतलब अपॉन में टाइम आ जाएगा, ऐसे टाइम का स्क्वायर अगर हम ऐसे करें। तो यार हमको इंडिविजुअली तो ये पता ही है ना, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, टी को हम करते हैं टी से, बड़े टी से, लेंथ को हम करते हैं एम से, नहीं सॉरी एल से,
मास को हम करते हैं डिफाइन बड़े एम से, उसी फॉर्मूले को लगा के हम क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे उनको। जैसे कि हम मास का हमारा आ रहा है, एक क्वांटिटी आ रही है मास की, और लेंथ की हमारी क्वांटिटी क्या आ रही है, 1 क्वांटिटी आ रही है, और टाइम की हमारी आ रही है अपॉन में -2 आ रही है। ठीक है, तो हमारा डायमेंशन क्या हो गया हमारा इसका फोर्स का, mLT⁻², ये हमारा हो गया डायमेंशन, इसे कहते हैं हम डायमेंशन। यार देखो, अगर ये तुमको पता लग गया तुम्हें ये, और तुम्हें कोई भी एक ख़राब सी इक्वेशन दी गई है यार फोर्स की, मान लीजिए कि रो भी है, उसके अंदर वेलोसिटी भी है, ईटा भी है, उसके अंदर तुम मान लो टेम्परेचर भी है, और डिवाइडेड में कुछ भी है, मतलब मान लो जैसे कुछ भी कोई भी क्वांटिटी है हमारी यार, तो तुमको अगर हमको क्या करना है बेसिकली, और अगर मान लीजिए और भी एक तुमको ऑप्शन गिवन है जिसके अंदर एक अलग क्वांटिटी दी गई है, मतलब इसमें कम कर दिए, जैसे मैं रो भी लिख दो या कुछ भी लिख से ओमेगा लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे टाइम लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो, तो यार तुम अगर इक्वेट करोगे ना इसके डायमेंशन को तुम निकालोगे, तो इसके डायमेंशन अगर इसके बराबर नहीं है, ये mLT⁻² के बराबर नहीं है, तो वो जो होगा ऑप्शन उसको एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से, और जेई मेन जेई एडवांस में तुम्हारा टाइम बचेगा आसानी से। समझ गए? चलो इसके एग्जांपल हम देखते हैं आगे। और ये होमोजेनिटी इक्वेशन है, एक प्रिंसिपल होता है होमोजेनिटी, हम ये पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जो LHS का जो होगा डायमेंशन, वो RHS के बराबर होगा। यार इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि यार मीटर के अंदर तुम मीटर ही तो ऐड कर सकते हो, मीटर के अंदर लीटर तो ऐड नहीं कर सकते ना भाई, नहीं कर सकते हम, मीटर के अंदर लीटर तो ऐड नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि मैं तुमको बोलूँ कि यार मैंने तुमको 5 बनाना दिए, और 5 मैंने तुमको दे दिया एप्पल, और तुमसे पूछूँ मैं भाई तुम्हारे पास एप्पल कितने हो गए, तुम बोलोगे 5 ही तो हुए सर, मैं बोलूँगा नहीं 10 हुए। 10 कैसे हो गए सर? 10 तो क्वांटिटी है हमारे पास, पर बनाना के अंदर एप्पल थोड़ी ना ऐड हो सकते हैं। तो वैसे ही जो हमारे डायमेंशन होते हैं वो डायमेंशन के साथ ही ऐड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको ये इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है हमें, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एस, जिसको हम डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, जिसके अंदर यू होता है हमारा वेलोसिटी, टी होता है हमारा टाइम, और ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है जिसके अंदर ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, और टी का पावर स्क्वायर आता है। अब यार ये तो तुमने पता लग गया यार, ये सर ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब तुमको पता कैसे लगेगा सर ये सही है कि नहीं सही है? तो क्या करो बच्चों, यार इसका डायमेंशन देख लो तुम। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एल से, और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं L/T से। यही तो होता है ना डिस्टेंस, L मतलब डिस्टेंस हो गया, और अपन में टाइम ही तो होता है ना हमारा वेलोसिटी। तो हमने कर दिया इससे इक्वेट, और T को हम लिख देंगे सीधा T प्लस, अब इसका तुम ये देखोगे T से T का हैप्पी बर्थडे, T-2 से इसका हैप्पी बर्थडे, तो क्या हो जाएगा L = L + L। अब हाँ भाई L आ गया सर, अब मैं इस दोनों को ऐड करके 2L लिख सकता हूँ प्यार से, ठीक है। तो वैसे ही डायमेंशन इनका हमेशा होना चाहिए। क्वांटिटी हमारी जो होती है यूनिट्स वो चेंज हो सकती है, पर इनका डायमेंशन हमेशा ही सेम रहेगा। तो इसकी मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें, मेरी बात मानो। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करके देखना जेईई मेन जेईई एडवांस के अंदर, जैसे भी किसी की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, एकदम अजीब सी इक्वेशन दी हुई है, सीधा सीधा उसका तुम क्या करो, उसके तुम डायमेंशन लगा दो सीधा सीधा डायमेंशन, तो तुम माहिर ही हो जाओगे। इसको पढ़ाने के बाद 1 घंटे की वीडियो देखो, तुमको ये नोट्स भी तुमको सबको मिल जाएंगे। पर तुम क्या करो, डायमेंशन एकदम अच्छे से देख के उसमें डायमेंशन लगाओ, तो तुम्हारे, मैं 100% कह रहा हूँ, 50% जो तुम्हारे होंगे ऑप्शन वो एलिमिनेट हो जाएंगे इसकी मदद से। चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ये हमने लिखा हुआ है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर तुम्हारा मन करे पढ़ने का। तो क्या करते हैं यार, एप्लीकेशन क्या होंगे, डायमेंशन की एक्यूरेसी चेक कर लो, उससे फिजिकल क्वांटिटी से अब कौन डिपेंड कर रहा है वो देख लो, रिलेशन क्या होगी वो देख लो। तो बेसिकली वही है मतलब। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप निकालते हैं। हम इसमें क्या बोला, डायमेंशन फॉर्मूला से हमको निकालनी है डेंसिटी का फॉर्म, वो निकालना है, डायमेंशन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है, पावर का निकालना है। यार हमको क्या पता है सर कि सर डेंसिटी अब मेरे को निकालनी है, तो मुझको ये तो पता है डेंसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मास अपॉन में वॉल्यूम लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम के अंदर मास का हमको पता है कि हाँ भाई इसका होता है m डायमेंशन, वॉल्यूम का हमको पता है कि यार ये लीटर की मतलब L³ होता है, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास। देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखो, ये तुमको समझ में आया, m/L⁻³ जैसे हमने इसमें किया है।
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम हमको पता है। अगर ये नहीं पता तुमको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मतलब बच्चों तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है जेईई मेन में बैठने का, टाइम पास मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। तो ये मैं तुमको कह रहा हूँ, अगर तुमको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम डायमेंशन क्या तुम कुछ भी नहीं निकाल सकते बच्चों फिर तो ये होता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला कि एम अपोल में हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया m⁻L-3। अब वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हमको ये पता है यार, ड्रैग फोर्स जो हमारी होती है, ये तुम आगे पढ़ोगे अगर तुमने नहीं पढ़ी है। वैसे तुम्हारे जेईई मेन की जो एग्जाम डेट है वो तो नियर ही है, अब तुमको आना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला होता है एक हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जिसको हम इक्वेट करते हैं F=6πNRV, जिसके अंदर n जो होता है हमारा ईटा कहते हैं इसे, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। इससे मैं क्या करूँगा यार, क्या निकालना मैं, इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा यार। क्या क्यों निकाल लेंगे सर हम? क्योंकि हमें पता है कि यार फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, आर का पता है क्या होता है, एल होता है, वी का भी हमें पता है, वी क्या है हमारी वेलोसिटी है। तो देखो फोर्स का डायमेंशन हमें निकाल लिया। कैसे निकाला? फोर्स इक्वल्स टू एम ए का क्या होता है L/T², इसका क्या होता है L/T², इसका होता है m। तो यार मैंने सारा ये करके इक्वेट कर दिया, ये सारे के सबको इसमें डाल दिया मैंने, v को f को, तो हमारा ये आ जाएगा बन के। कैसे? ये ईटा को यार ऐसे लिख दो ना तुम सीधा, F/RV। R का हमको पता है, V को हमका पता है, तो सीधा हमारा इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो ये ऐसे डिपेंड करता है इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमेशा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा तुम्हारे पूरे फिजिक्स के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसका डायमेंशन इक्वेट ना हो रहा हो। अगर ये F है और ये मान लो X है, तो अगर x का डायमेंशन f से इक्वेट नहीं हो रहा है तो वो फॉर्मूला गलत है, वो किताब ही गलत है। तुम किसी पे भी कोर्ट केस कर सकते हो, किसी के ऊपर भी, अगर तुमको ऐसा कोई फॉर्मूला मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पावर का भी देख लेते हैं। पावर को डिफाइन करते हैं हम वर्क अपॉन में टाइम से, मतलब रेटिंग चेंज ऑफ, मतलब हाउ रेट ऑफ वर्क डन होता है हमारा ये बेसिकली, कि मतलब कितना टाइम मतलब कितना काम कितने टाइम में हो रहा है, ये होती है हमारी पावर। और हमको वर्क का पता है कि यार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कि हमको पता है वर्क हम क्या करेंगे, पावर को हम धीरे धीरे जैसे हम इक्वेट कर देंगे। और वर्क का हमको पता है कि वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम F इंटू एस कर देंगे। F को क्या लिख देंगे हम, F को लिख देंगे m में। तो यार पता है जब भी तुमको डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाए तो तुम छोटी छोटी चीज़ों को इनको डिवाइड करते रहो। वर्क को कर दोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में टाइम है, और फोर्स को भी तुम वो कर दो, क्या कहते हैं इसको भी तुम डिवाइड, मतलब वो निकाल दो इसको क्या कहते हैं m इंटू ए इंटू एस। अब ये नहीं है कि यार कि फोर्स भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे F=6πNRV है और तुम ये इक्वेट करने बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। जो सबसे सिंपल चीज़ है ना फोर्स की, तुम वो लिखने का ट्राई करो कि फोर्स यार हमको पता है m इंटू ए होता है, तो m का हमको पता है डायमेंशन क्या होता है, a का हमको डायमेंशन पता है, s का हमको पता है, और टाइम का हमको पता है। तो सारे इक्वेट करके तुम्हारा पावर का डायमेंशन जो है आसानी से आ जाएगा, कोई तुमको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुमको कोई, मैं तो ये कहूँगा कि पहले तुम खुद से पावर के डेंसिटी के, विस्कोसिटी के खुद से पहले डायमेंशन निकालो और ट्राई करो कि तुम्हारा आंसर आए, और नहीं आए तो देखो यार तुम्हारी गलती कहाँ पर हो रही है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम इसमें मास्टर कर लोगे। और मैं बता रहा हूँ 11th-12th इससे ही पूरी बनी है, तुम्हारी फिजिक्स जो भी बनी है ये यूनिट एंड डायमेंशन से ही बनी है। बिना यूनिट एंड डायमेंशन के फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर इसी बात पे। यार क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ V ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में भी डिपेंड। कह रहा है कि यार मुझे नहीं पता कि यार फ्रीक्वेंसी V ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड, मतलब एक फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेटिंग लिक्विड की वो शायद से डिपेंड कर रही है। इसने लिखा है ना मे कर रही है, कि यार कि मतलब वो डिपेंड कर रही होगी, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। उसने देखा होगा कि यार रेडियस बड़ा करने से उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है फ्रीक्वेंसी पे, तो या सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उसने क्या किया यार, उसको फॉर्मूला निकालना है यार, ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो कुछ नहीं यार, इसने क्या किया कि यार हमने एक कांस्टेंट मान लिया कि ये R की पावर ऐसे डिपेंड कर रही है। ए और B और C हमारा एक कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और उसने पूछा कि A और B की वैल्यू कैसे रहेगी,
पावर का मतलब ये कितने से डिपेंड कर रही है कि ये मीटर से मतलब लेंथ पे रहेगा तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा, डेंसिटी का डायमेंशन क्या रहेगा। अभी इसके अंदर देखो आर अलग से लिखा है, इसने रो अलग से लिखा है, सरफेस टेंशन अलग से लिखा है। तो इसमें पर इनकी अगर ये इक्वेट कर रहे हैं तो मैंने तुमको क्या कहा था होमोजेनिटी रूल से कि इसकी जो डायमेंशन रहेगा वो उसका सेम रहेगा, पर इसने जो है ये फॉर्मूला निकालना है कि यार ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना ये इस पे डिपेंड कर रही है। तो यार तुम ये बता दो मुझे कि ये इसके ABC पे कैसे डिपेंड करेगा, कि ये रो से कैसे डिपेंड कर रहा है, एस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है यार इसके अंदर भी तुम्हें, सेम वी का हमको पता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 में टाइम होता है, आर का क्या होता है एल रहता है हमारे पास, रो का क्या होता है डेंसिटी का क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, पहले दिखाया था मैंने तुम्हें। सरफेस टेंशन क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो भी सिंपल रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका कैसे रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से कि यार ये हमको हमारा ये है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी हमको पता है कि यार ये कैसे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी, वो मतलब सॉरी वेलोसिटी नहीं है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 में टाइम होती है, 1 में टाइम होती है ना। हाँ तो हमने क्या लिखा, m0 लिख दिया, l0 लिख दिया, t की पावर -1, क्योंकि ये 1/t रहता है फ्रीक्वेंसी हमारा। और k को मारो गोली यार, क्योंकि k तो हमको चाहिए ही नहीं, k तो आएगा ही आएगा पर k हमको नहीं चाहिए, हमको इसके डायमेंशन से मतलब है अभी। तो r हम लिख सकते हैं l⁴, डेंसिटी को इन्होंने लिख दिया ml की पावर -3 और सरफेस टेंशन को लिख दिया इन्होंने m⁻²। तो अभी क्या हो रहा है इसके अंदर, अभी जो इसका मास का जो रहेगा ना, मास का जो पावर रहेगा वो मास वाले राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड के जो मास का जो पावर रहेगा वो राइट हैंड के पावर से, मास के पावर से इक्वेट करना चाहिए। नहीं तो यार एक मान लो इधर 2 मास स्क्वायर है, इधर 1 मास है, तो 1 मास गया मास, तो मास क्या आ जाएगा, मास तो 1 तो आ जाएगा, इसका डायमेंशन तो क्या होगा, इसका तो कुछ भी नहीं है इधर, तो मास तो नहीं होगा ना ऐसे। तो वैसे ही हम इसको इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे इक्वेट, कैसे इक्वेट कर रहे हैं देखो, 0 इज b, इसका b प्लस इसका c, तो b प्लस c इज 0। ये हमने एक इक्वेशन लिख दी। अभी क्या करेंगे हम l में इक्वेट करेंगे। सबका तुमको इक्वेट करना है, l का इक्वेट करना है, t का इक्वेट करना है, क्योंकि t से t कटेगा, m से m कटेगा, l से l कटेगा। तुम कभी ये मत कर देना कि यार t से तुम m को काट दो या l को काट दो, ये हमेशा कभी गलती मत करना कि t हमेशा t से जाएगा, इसकी पावर से t से जाएगा। और ये तुमको पता होना चाहिए यार ये पावर कैसे इनको लिखते हैं ऐसे। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि m जो है हमारा वो हो गया, हमने m की इक्वेशन लिख दी। अभी l पे आ जाइए, l हमारा है 0, इधर क्या है l हमारा -3b प्लस इधर b 0 है, मतलब इधर a है, a -3b = 0, तो a क्या हो जाएगा हमारा 3b के इक्वल हो जाएगा। a में रिलेशन आ गई हमारी, एक ये इक्वेशन आ गई। और अभी t के अंदर भी हम निकाल लेते हैं, t क्या रहेगा -1 = यार इसमें t नहीं है, इसमें t नहीं है, बस इसी में t आ रहा है, तो क्या होगा -2c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधा 1/2, c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। c की वैल्यू 1/2 आने का मतलब क्या है कि b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अगर b की वैल्यू आ गई है तो a की भी वैल्यू आ गई है, अगर a b c वैल्यू आ गई है तो हमको ये पता लग गया है कि यार फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो कैसे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी, सरफेस टेंशन और इस रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रही है, ये हमारा आ गया है। तो हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर तुम चाहो यार कोई भी ऑब्जर्व करो यार, फिर इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जर्व करना, कि किसी ने ऑब्जर्व किया यार कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना रेडियस पे डिपेंड कर रही है या डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रही है। तो उसने क्या किया यार, उसने सीधा इक्वेट कर दिया अपने डायमेंशन को, क्योंकि उसको ये पता था, उसने यूनिट डायमेंशन में महारत हासिल कर रखी थी। तो उसने क्या किया, चलो यार करते हैं डायमेंशन को इक्वेट, तो उसने निकाल दिया फॉर्मूला, तो उसको मिल गया नोबेल प्राइज। तुमको भी मिल सकता है नोबेल प्राइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यार एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है ये x² = y² + a²। इसका मतलब कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस a है, where a is the radius and the equation is modified to change the origin other than 0 0। अब वो कह रहा है कि यार मुझे जो है अभी 0 0 ओरिजिन नहीं रखना है, मुझे उसका सेंटर 0 0 नहीं रखना है, तो वो चाहता है कि उसको हटाना। उसने हटाया तो उसने देखा यार ये ऐसे आ गया, मेरा a और t के अंदर आ गया, ऐसा इक्वेशन आ गया हमारे पास। क्या ठीक है सर, ये आ गया है। अभी क्या हो रहा है, रेडियस तो चेंज नहीं होगा पर हमारा ओरिजिन चेंज हो रहा है। अभी न्यू ओरिजिन जो होगा हमारा
जो होगा हमारा वो हो जाएगा ए टी कोमा टी बाई बी। और हमको क्या पता है यार, हमको ये पता है कि यार ये जो होता है ओरिजिन, अगर तुमने कोई भी डिस्टेंस मूव किया तो ये तो डिस्टेंस जो रहेगा वो तो वही रहेगा ना यार, डिस्टेंस ही तो रहेगा ना वो। तो इन्होंने क्या किया, इक्वेट कर दिया फिर इसको। पर इसके अंदर एक ट्विस्ट है यार बच्चों, इसके अंदर ट्विस्ट है, क्योंकि यार इतना सिंपल सा तुमको पता है, तुमको आता है ये डायमेंशन का, पर इतना आसान तो नहीं पूछेगा ना ये। ठीक है, तुमने ये देख लिया, पर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इसमें क्या ट्विस्ट है। इसने क्या किया है, थोड़ा सा घुमाने के लिए 90% क्वेश्चन ये है, नहीं 90% क्वेश्चन ये है और 10% क्वेश्चन ये है। और इसने क्या किया कि टी को है ना बोल दिया कि यार टी जो है हमारा है ना उल्टा है हमारा। टी को हम लोग क्या समझते हैं, टाइम समझ लेते हैं, और टाइम को टी इक्वेट करके आके हम बढ़ जाते हैं कि सर ये हमारा क्या है, टी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा सर। नहीं, इसने पहले ही गिवन कर दिया है कि टी जो है हमारा उल्टा है, थोड़ा सा घुमाने के लिए। और 10% जो है ना ये लोग, मतलब ये 10% क्वेश्चन इसमें है और इसमें 90% लोग गलती करके आ जाएंगे, वो इक्वेट तो करके आ जाएंगे अपना टी कि यार ये सर अगर 80 है और ये x है, हमको ये पता है सर कि x जो है वो लेंथ है और 80 भी हमारा लेंथ ही होगा। 80 अगर लेंथ होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 80 हमारा हो जाएगा क्या बोलोगे तुम कि यार डिस्टेंस अपॉन में, और ये टी इधर गया तो सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन भी गिवन होगा तुम्हें, पर ऐसा कभी मत करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना आसानी से, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। और जैसे इसमें टी गिवन है हमारा, इनवर्स गिवन है, ये टी हमारा 1/t गिवन है, t इक्वल्स टू 1/t, तो वैसे हमको इक्वेट करना है। तो वैसे इक्वेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, t को 1/t करोगे पुट, और ये हमारा y जो है डिस्टेंस है, उससे हमारे आंसर आ जाएंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि ये हमारी इक्वेशन थी, 80 को हमने लिखा है a 1/t, इस ठीक है 1/t ये है हमारा टाइम, ये इसको मानो टाइम, वो t वाला टाइम ये टाइम नहीं है, ये t वेरिएबल है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही t का आ गया तो हमारा t बाई बी भी हमारा क्या होगा, इन मीटर्स ही होगा यार, क्योंकि यार ये अगर a मीटर है, ये इसका स्क्वायर है, मतलब किसी का भी स्क्वायर करो तुम, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे ना तो डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर ही तो आएगा। तो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम है, इनके पावर अगर इधर बढ़ा रहे हो तो इधर भी बढ़ानी चाहिए सर। वैसे ही इन्होंने किया हुआ है, तो इसको इन्होंने इक्वेट कर दिया डिस्टेंस के बराबर। तो हमारा क्या आ गया, टी बाई बी इंच मीटर को हम करेंगे इक्वेट, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी T1 L1 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी T इनवर्स 1 L इनवर्स 1। ठीक है, तो बस इसमें बस एक कुछ भी नहीं था, कोई एकदम चिंदी सा क्वेश्चन था। बस इसमें तुमको ये ध्यान देना है कि यार टी को इसने 1/t दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना यार कि सर टी ये छोटा टी है भाई, ये बड़ा टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं अभी हम। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है यार। ठीक है, तो कुछ थ्योरी लिखी हुई है, इनको तुम अच्छे से पढ़ लेना, ये नोट्स तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से पढ़ा देता हूँ तुमको कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होती है ना, जैसे कि ये इसमें नॉन जीरो है तो इसकी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी 4। और मान लीजिए कि अगर बिटवीन द नॉन जीरो, मतलब अगर बीच में आ रही है ना जीरो, तो उसकी भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगी, ये याद रखना। और ये रूल्स है, मतलब कुछ जो रूल्स हैं ये याद होने चाहिए यार बेसिकली तुम्हें। और अगर लेफ्ट में है तो उसकी हम जीरो की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम 6 to 5 10 to the power 1, इसको हम मानते नहीं, इसको हम मानते हैं, तो हम इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे ही अगर 0.0032 है जो, तो ऐसे भी हम करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 6.25 10 to the power 1 2 3 10 to the power -3। ठीक है, वैसे ही अगर, पर ये याद रखना तुमको, ये तो याद हो गया, ये फॉर्मूले होते हैं, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ों के लिए ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स तुमको याद होने ही चाहिए, मतलब कुछ देख लेना, बहुत आसान से रूल्स हैं, कोई इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके अंदर देखिए, अगर जीरो लास्ट में आए तो यार हटा दो उसको, डेसिमल नहीं है उसमें, तो अगर डेसिमल इधर है तो इसको इधर ऐसे लिख के तुम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिख सकते हो। और अगर ये याद रखना यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पर ये याद रखना तुम, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या हो रहा है कि यार इसमें पॉइंट भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है,
ये जीरो जो होगी ना, अभी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है क्या है, मैं तुमको बताता हूँ। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू। अब साइंटिस्ट हैं और वो क्या चाहते हैं यार, हम जैसे बच्चे जो होते हैं, अभी क्या होता है कि यार जैसे कि मान लीजिए तुम सामान लेने गए मार्केट से, 1 किलो चावल दे दो मेरे को, ऐसे बोला तुमने। अब तुमने क्या किया, अब 1 किलो तो यार वो कैसे, तुम्हारा जो भी होता है वो परचून वाला, वो कैसे नापता है, 1 किलो नाप के दे देता है। तुमने देखा होगा डिजिटल में जो भी रहेगा, डिजिटल अगर वो वेट से नाप रहा है तो तुमने देखा होगा कि यार 1.000 लिखा होता है इस पर, कुछ 005, 006 ऐसे सिग्निफिकेंट कुछ लिखा रहता है। अब ये क्या वैल्यू देता है हमको, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है यार। जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो तो ऐसे नहीं कर सकते ना यार, उनको तो क्या चाहिए, एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर वैल्यू चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से कैलकुलेशन कर सके। अब जब तुम सुनार की दुकान पे जाओगे ना तो तुम बोलोगे कि यार मेरे को 1 तोला दे दो, तो तुम क्या बोलोगे, यार मेरे को ये लास्ट के जीरो भी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये वाले भी 2 जीरो। जैसे ये है, अगर मान लो 1 किलो सोना तुम लेने गए, तुम्हें थोड़ी ना किया थोड़ा इसमें से 5 ग्राम कम हो जाए तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, 5 ग्राम कम हो जाएगा मतलब हज़ारों का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। अगर हीरे की बात मान लो, जो हीरा को अगर तुम वो करोगे, वेट करोगे, तो यार बहुत 0.0 समथिंग आएगा, वो 0.005 वो है हमारा ग्राम है। तो तुम क्या करोगे, उस हीरो को तो एकदम अच्छे से चाहोगे ना कि यार उसका सिग्निफिकेंट मिले हमको, एकदम एकदम एग्जैक्ट मिले, उसको जितना मैं चाहता हूँ उतना मिले। तो उसी से इसलिए इसका सिग्निफिकेंट कम नहीं हुआ है। ठीक है, जो साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो ऐसे यूज़ करते हैं यार। और फिजिक्स के अंदर भी अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट मांग रहे हैं तो तुमको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कोर्स हम देखते हैं कि अगर हम एडिशन कर रहे हों किसी भी चीज़ का, तो वो कैसे परफॉर्म करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, जिनके सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं अलग अलग हैं, तो उनको ऐड करेंगे तो हमको कैसे मिलेगा, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो इसने क्या लिखा हुआ है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो ना, तो यार हमको वो सिग्निफिकेंट देखना है जो डेसिमल के बाद जो लीस्ट डेसिमल प्लेस हो ना, तो उसका हम जो होगा ना, हम जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है ना, अगर मान लीजिए ये 1 है, जैसे कि इसके अंदर हम एग्जांपल ही देख लेते हैं, सीधा एग्जांपल से तुमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे L1 है हमारा 4.326 और L2 है हमारा 1.50। इसके अंदर तुम क्या बोलोगे, यार इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, यार तुम ऐसे सीधा बोल सकते हो यार इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट है 4, और इसकी कितनी है, इसकी है 2। यार 2 नहीं है यार, मैंने तुमको क्या बताया था, पॉइंट के बाद जो भी आए उसको तुम क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। ठीक है, इसकी 2 नहीं है यार बच्चों, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। ये याद रखना। आज कुछ सीखो ना सीखो, तुम ये सीख लो यार पहले कि यार पॉइंट के बाद अगर आएगा, क्योंकि यही तो लिखा है ना लीस्ट डेसिमल, मतलब वो मतलब हमने पिछले पढ़ा था कि पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल आएगा ना, जीरो भी आएगा तो उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया यार, L1 और L2 को हमको कह रहा है कि ऐड कर दो यार इन दोनों को। कि इसने क्या किया, एक 2 सुनार है यार हमारे पास। एक सुनार है एकदम अच्छा साइंटिस्ट सुनार है, एक मतलब गोल्ड स्मिथ है एक हमारे पास, कि यार वो उसने क्या किया, एक 4 किलोग्राम का उसने 4 किलोग्राम नहीं, सॉरी 4 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4 किलोग्राम नहीं 4 ग्राम का उसने एक गोल्ड मेजर किया। ठीक है, 4.326। और एक तुम्हारा है जो करके आए हो मेजर 1.50। ठीक है, अब तुमने तो क्या किया, ये जीरो ऐसे ही लगा दिया बेफालतू में। अभी क्या हो रहा है कि तुमको इसको ऐड करना है, तो तुम कैसे उसको लिखोगे, तो हम देखते हैं। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास। अब लीस्ट डेसिमल प्लेस, मतलब सबसे कम लीस्ट डेसिमल प्लेस के बाद जो सिग्निफिकेंट है ना, हम वो काउंट करेंगे। जैसे 1.50 के अंदर हमारे पास है 2 सिग्निफिकेंट, तो हम लिख देंगे इसका 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल हमारे होंगे इसके अंदर। तो चलिए थोड़ा सा और तेजी से हम पढ़ते हैं। तो चलिए, अब ये होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो देखिए यार इसमें क्या रूल रहता है, इसमें रूल रहता है कि जो फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा ना, रिटेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जिसका भी अगर है ना, ये अगर तुम इसको x1 और l को और ब्रेथ को अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट है भाई, इसके अंदर 4 है, तो हमको 3 लेना है भाई, ये याद रखना। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सिग्निफिकेंट इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 6। और हमको क्या देखना है कि यार सबसे लीस्ट किसके सिग्निफिकेंट है, 3। ये कुछ रूल होते हैं यार, ये हम मानते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये तुमको रहनी चाहिए याद।
तो इसलिए हमने इसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर दे दिया। ऑप्शन तुम्हारे पास सारे मिलेंगे, ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा, 5.51.7 भी मिलेगा, पर तुमको क्या देखना है यार, ये तो गलत हो जाएगा, पर तुमको ये देखना है कि 6 है ना ये, तो ये अबव होएगा, ये उसके प्लस हो जाएगा, तो ये 51.6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर समझ गए होगे कि ये जो अगर है ना हमारा 3 लिस्ट का हम देखेंगे कि यार ये 3 है अगर, तो इसी का जो आंसर लिखेगा हम 3 में ही लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। ये रूल होते हैं मल्टीपल डिविजन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यार इसके अंदर क्या रहेगा, इसका आंसर तुम बताइए मुझे। इसके अंदर क्या हो रहा है यार, इसमें ये 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट है, ये कितने डिजिट का सिग्निफिकेंट है, ये 1 डिजिट का सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ये 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने है, 3 है। तो आंसर क्या होगा इसका? अभी तुम सोच रहे हो यार कि यार इसमें 4 है सर, इसमें 3 है, पर इसमें 1 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, आंसर क्या होगा? 1 के अंदर ही आएगा। अब तुम कुछ भी लिख दो यार, 1.021 लिख दिया हमने, अपन में 0.1 समथिंग उसका कुछ भी आएगा ना आंसर। जैसे कि क्या आएगा, ये 0.5 मतलब 0 पॉइंट मान लीजिए ये आ रहा है हमारे पास, 0.2345 कुछ आ रहा है हमारे पास। तो तुमने क्या देखना है, फिर से वही देखना है, रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। रूल्स क्या थे हमारे पास कि यार जिसका कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, तो हम सबसे कम वाले पे ही जाएंगे। तो मैं इसको मार दूंगा गोली, 345 को मैं लिख दूंगा सीधा 0.2। तो यही आंसर होगा हमारा, ये आंसर नहीं होगा, ये बच्चे याद रखना। डिवीजन के अंदर जो सबसे कम लीस्ट सिग्निफिकेंट हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐड करते हैं तो हम कम देखते हैं, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो लीस्ट होते हैं ना डेसिमल, हमारे डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं हम उसका काउंट करते हैं। तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है कि यार इसको ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दो यार। इनको ऐड कैसे करेंगे, 1 8 3 9 इनको ऐड कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा 9 इसने इसको दे दिया, और 9 + 3 क्या हो जाएगा 12 + 9 क्या हो जाएगा 20, मतलब कुछ आएगा 22 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि यार प्लस के अंदर जो था कि क्या कहते हैं, प्लस के अंदर ये वाला होता है कि यार जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो रहते हैं ना हमारे पास डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको उस वाला आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके बाद ही एक ही आ रहा है ना यार, ये वाले नहीं रहेंगे, ये वाले नहीं रहेंगे। टोटल मत काउंट करना, एडिशन के अंदर काउंट होते हैं बाद वाले, डेसिमल के बाद वाले। तो एक बार रूल्स अच्छे से पढ़ के ही क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ये थोड़ा पढ़ लेना। मैंने बता ही दिया है कि इसका आंसर होगा क्या, जैसे कि हाँ, क्योंकि 8.2 की स्मॉलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, तो आंसर भी होगा क्या, एक ही सिग्निफिकेंट आना चाहिए लास्ट में भी। तो चलिए एरर पढ़ते हैं। एरर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यार, सच में एरर से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चलिए एरर पढ़ते हैं। एरर का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। यार सबको पता है एरर, किसी ने गलती कर दी यार, क्यों गलती कर दी, लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि यार मेरे पास वो नहीं था। तुम्हारे क्यों नहीं है नंबर यार जेई मेन जेई एडवांस में, यार क्योंकि मेरे सिली मिस्टेक हो गई, एरर हो गई मुझसे। आता था मुझे सारा कुछ, पर मुझसे हुआ नहीं क्योंकि मुझसे एरर हो गई। उसको हम काउंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए फिर इसके अंदर एरर डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर आते हैं हमारे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होता यार, बस मतलब जो ट्रू वैल्यू होगी ना हमारे पास, जैसे कि तुमने कुछ भी मेजर किया, 1 किलो चीनी मेजर कर ली तुमने, 1 किलो चीनी मेजर की, तुम फिर मेजर करोगे उसको, तो उसका एब्सोल्यूट मेरा क्या कहते हैं। अगर जैसे कि तुम 10 बार चीनी तुमने, जैसे कि इसमें मैं देखता हूँ कि 10 बार तुमने चीनी जो है मेजर करी, तुम 10 बार चीनी मेजर करी, एक बार आई वो 1.1 कुछ आई, 1.001 आई, एक बार आई 1.002 आ गई, हाँ। तो तुमको इनसे सारे सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा ना, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब बेसिकली तुम यही याद रखो कि जो मीन ले लोगे ना तुम इनका सबका, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट तुम करोगे ना एन से, तो जो आंसर आएगा उसको तुम ट्रू वैल्यू से माइनस करोगे, तो उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। या मीन भी मतलब अगर तुमको मीन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सीधा तुम उसको एरर अगर गिवन है तो तुम सीधा ही एक ट्रू वैल्यू से माइनस कर सकते हो उसके उस वाली वैल्यू से जो आ रही है उसके अंदर एरर,
ठीक है। और ये याद रखना है यार कि एरर जो होती है ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में आती है ना, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एरर हम बस हमेशा मैग्नीट्यूड के ही रहती है हमेशा। ये कि अगर मान लीजिए कि यार एरर का मतलब क्या होता है, गलती तो होती है ना। गलती को हम कैसे बोल सकते हैं यार, कि मेजर कैसे कर सकते हैं कि 1 किलो से तुम ज़्यादा चीनी लेके आ गए, कभी 1 किलो से कभी तुम कम लेके आ गए, कितने ग्राम, 1-2 ग्राम की तो बात है। तो वही हो जाता है कि उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है वो एरर। पर फिजिक्स में जो गलतियाँ होती हैं उनसे भी इफेक्ट पड़ता है। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है। रिलेटिव एरर मतलब किसी को मतलब वो करना है, हमें डिवाइड करना होता है इसके अंदर कि किसी के कंपैरिजन में हमको वो एरर निकालनी है। जैसे कि मान लीजिए कि इसके अंदर तुमको निकालनी है एरर कि एक क्वांटिटी है और 50 है उसकी क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो थी ना उसकी क्वांटिटी की वो 50 है, और तुमने मेजर की तो उसकी 49.8 आई है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे उसकी एब्सोल्यूट एरर, कैसे कैलकुलेट करोगे? मेरे को पता है यार एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। 50 मतलब जो ट्रू वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आई है हमारी 49.8, तो क्या हो जाएगी वो 0.02। और रिलेटिव एरर क्या होती थी यार हमारी, जिसको डिवाइड ही तो करना होता है, उसी एरर की डिवाइड करना होता है 50 से, को हमारी आ जाएगी हमारी रिलेटिव एरर। ठीक है, ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर। डिवाइड करना होता है इसको उसी वैल्यू से, जो एक्चुअल वैल्यू जो है हमारी उसको डिवाइड करोगे तो हमारी आ जाती है रिलेटिव एरर। चलिए परसेंटेज एरर मतलब कितनी परसेंटेज उसकी एरर है। रिलेटिव एरर को ही मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने 100 से, तो इसमें आगे की मतलब 1% कम है, 2% कम है, तो वही परसेंटेज एरर रहती है। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम हमारा एरर के अंदर कि अगर हम 2 चीज़ों को ऐड करेंगे तो एरर कैसे हमारी बढ़ेगी घटेगी कैसे रहेगी। मान लीजिए कि तुमने ए और बी को ऐड किया, ठीक है, ए और बी को तुमने ऐड कर दिया, तो उनकी एरर जो होगी ना, ए के अंदर जो एरर है डेल्टा ए एरर है, और बी के अंदर एरर है डेल्टा बी, और ए के अंदर एरर है डेल्टा ए। तो हमेशा चाहे तुम इसको माइनस करो या प्लस करो, इसमें माइनस का साइन भी आएगा बच्चों, ये याद रखना कि प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस माइनस बी, देन डेल्टा एक्स जो भी एरर होगी हमारी हमेशा प्लस रहेगी हमेशा मेरी। ठीक है, तो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस माइनस आ सकता है, पर इधर एरर जो होगी हमारी हमेशा प्लस ही रहेगी, ऐड ही होएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं रूल क्या रहता है। रिलेटिव एरर जैसे ही हम निकालते हैं डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, अगर ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ है तो वैसे हम निकाल सकते हैं। तुम इसको वैसे भी निकाल सकते हो डिफ्रेंशिएशन से, तुमको आता हो तो। जैसे डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए डी ए, बी सी को कॉन्स्टेंट मान लीजिए बी सी, प्लस ए सी डी बी, प्लस क्या बच गया है, सी ए बच गया है ना, नहीं सी ए तो हो गया है, बी सी बचा है शायद, नहीं बी सी भी हो गया, ए सी बचा है, ए सी भी हो गया, ए बी डी सी। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या कर दो, ए बी सी से डिवाइड कर दो सबको, ए बी सी से डिवाइड कर दिया हमने, ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो ए बी सी से डिवाइड कर दोगे तो यार डी सी बाई डी सी आ जाएगा, जो कि हमारा ये है, इससे हम निकाल लेंगे एरर। और वैसे ही अगर किसी की पावर दी गई है, मतलब किसी को भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तुम, और उसकी क्या दी गई है, तुमको पावर दी गई है, तो वो कैसे निकालोगे, तो उसकी पावर जो होती है, अगर इसको भी वैसे ही तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा वैसे ही आंसर रहेगा, क्योंकि अगर डी ए है तो के बाहर आ जाता है, हमको पता है डिफ्रेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो के आ जाएगा हमारा इधर, तो हम निकाल लेंगे सारी वैल्यू एरर। समझे, इतना ये याद होना ही चाहिए बच्चों तुम्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर एरर के ऊपर कि इसमें क्या दिया हुआ है कि जेड जो है ना ऐसे डिपेंड कर रहा है। जेड कैसे डिपेंड कर रहा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है यार, ए स्क्वायर है मल्टीप्लाई बी की टू द पावर 2/3 सी की पावर 1/2 डॉट डी टू द पावर 3। ये इसकी हमको पता है कि यार ए और बी की सी की डी की हमको इन्होंने एरर दे दी है। तो यार हमने पिछली देखा था फॉर्मूला उसका, तो कुछ नहीं करना होता यार, या 2 है तो 2 इंटू ए मतलब डी ए बाई ए, मतलब सॉरी डी ए बाई ए क्या हो जाएगा, परसेंटेज ही तो हो जाएगा ना वो, तो 2 इंटू ए प्लस 2/3 इंटू बी, प्लस ये डिवाइड है तो भी प्लस होगा, हमने देखा था ना, चाहे उसको ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो एरर प्लस ही करनी होती है हमेशा, ये याद रखना बस।
कभी तुम माइनस करके आ जाओ आंसर और खुश हो जाओ कि यार मेरे तो अच्छे नंबर आएंगे जेईई मेन में, पर ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इन फॉर्मूले को, रूल्स को है ना अच्छे से ध्यान होना चाहिए तुम्हें। ये 1/2 है ना अगर, तो ये इधर भी 1/2 ही आएगा, और 3 है तो प्लस हम कर देंगे 3 इंटू डी। ये मैं एरर लिख रहा हूँ बच्चों, ए और बी और सी डी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये एरर लिख रहा हूँ। ये जो 2% दी गई है ना, ये मैं एरर लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 3/2 प्लस 2 इंटू 4, मतलब हाफ इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2.5, ठीक है। वैसे ही जैसे कि हमने किया, इसको हमने क्या किया, 2 को ये इधर आ गया, इधर इसका इधर आ गया, 2/3 का इधर आ गया, 1/2 ये सी रूट में है तो 1/2 इसका आ गया। तो ये याद रखना यार, जो अगर रूट में है या क्यूब रूट में है ना, इधर क्यूब रूट होगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी हमारा 3 आएगा, 1/3 आएगा। अगर 4 है तो 1/4 आ जाएगा। ये याद रखना कि इसमें तुम कभी तुम 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। इसको भी एक रूल्स रहते हैं, इनको फॉर्म तुमको याद होनी चाहिए। अगर तुम इसको डी जेड बाय लिखोगे ना, डी जेड बाय अपॉन में दिस पावर, डी जेड बाय जेड लिखोगे ना, तो यही फॉर्मूला तुम्हारा बन के आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, अभी तुम्हें क्वेश्चन इतने ही थे हमारे पास, कोई डाउट हो तो तुम पूछ लेना। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के बाद में।